आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज हमारा विषय होम मैनेजमेंट में जो रहने वाला है वो है पारिवारिक बजट एवं घरेलू हिसाब किताब, फैमिली बजट एंड हाउस होल्ड अकाउंट्स के विषय में हम जानेंगे। तो वीडियो को एंजॉय करके पढ़िएगा क्योंकि आपका पेपर बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, बिल्कुल नज़दीक है। जनवरी हाफ चली गई है, आधी जनवरी बची है। फरवरी और मार्च पता नहीं चलेगा। मार्च देखना होली में निकल जाएगा। होली के त्यौहार में कितना भी कोशिश करोगे तब भी थोड़ा बहुत समय होली में, क्योंकि हमें पता है ज़्यादातर लोग हाउस वाइफ हैं तो देना ही पड़ता है हम लोगों को फैमिली के लिए टाइम। ठीक है, तो हमारे पास तो 2 महीने भी नहीं है, ये समझ के चलिए और अच्छे से तैयारी करिए। बहुत ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मैं जितने टॉपिक करा रही हूँ इतने इंपॉर्टेंट है, इनसे 1 2 3 प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, और आपने अगर पूरी वीडियो देखी होगी तो ये समझ में आया भी होगा कि यहाँ से प्रश्न आते हैं या नहीं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाते चलिए। स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, पारिवारिक बजट में एक निश्चित अवधि में क्या होता है, आय व्यय का पूर्ण ब्यौरा रहता है। ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम नॉर्मल भाषा में आपको समझाएं तो क्या होता है, प्रत्येक परिवार मतलब जो भी होते हैं हम लोगों की जो फैमिली होती है उनमें क्या होता है, आय कैसी होती है भाई। आप आय तो सभी की सीमित होती है भाई, पैसा कितना भी हो किसी को ज़्यादा लगता है, सीमित ही लगता है। ठीक है ना, तो आय तो हमारी क्या होती है, सीमित होती है। लेकिन हमारी आवश्यकताएं कितनी होती है, असीमित आवश्यकताएं होती है। मतलब कुछ लिमिट ही नहीं है कि कितनी आवश्यकताएं हमारी हो सकती हैं। ठीक है, तो आवश्यकताएं असीमित होती। अब ऐसा तो नहीं कि असीमित आवश्यकताओं के लिए आप रोज रोज कर्ज लेने जाओगे, नहीं, क्योंकि आपकी जो सीमित आय है, ठीक है ना, इसी में आपको इस तरीके से अपना प्लान करके चलना होगा कि आपको मतलब जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो भी पूर्ति हो जाए। ठीक है, प्लस भविष्य के लिए भी बचत हो जाए। मान लो जीवन में कोई समस्या आ जाती है, कोई गंभीर बीमारी आ जाती है, दुर्घटना आ जाती है, किसी बच्चे का शादी विवाह करना है, उसे उच्च शिक्षा दिलानी है। ठीक है, तो ऐसे मौक़ों पर आपके लिए कुछ ना कुछ बजट में आपके बचत का प्रावधान अवश्य होना चाहिए। ठीक है, मतलब बचत करनी बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने घर का हिसाब किताब रखते हैं और बजट बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। पारिवारिक बजट में एक निश्चित अवधि में आय व्यय का पूर्ण ब्यौरा रहता है। निश्चित अवधि जैसे अगर बात करें फैमिली में क्या होता है, महीने में आती है सैलरी। ठीक है, 1 महीने में सैलरी आती है तो मंथली ही बजट बनता है। ओके, जो वार्षिक बजट बनता है वो उद्योग वगैरह होते हैं जो ना बड़े बड़े वहाँ बनाया जाता है। ओके, हमारे जो घरों में बनता है वो महीने का मासिक बजट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, निश्चित अवधि में आय आती है, 1 महीने में ही सैलरी होती, तो आप क्या करोगे, 1 महीने का ही तो व्यय देखोगे ना, तो उसी के पूरे ब्यौरे को कि आपने कमाया कितना और आपने खर्च कितना किया। ठीक है, कितना कमाया कितना खर्च किया और इसको आपने किसी कॉपी में नोट किया, किसी डायरी में, तो इसी को हम कहेंगे बजट बनाना। ठीक है ना, तो हम किस तरीके का बजट बनाते हैं जिससे आय व्यय में संतुलन बना रहे। ओके, प्रत्येक परिवार की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित आय के माध्यम से ही की जाती है। अभी हमने आपको ये चीज़ समझा दी। ठीक है, तो बजट बना लेने से होता क्या है, बजट बना लेने से घरेलू खर्च में क्या होती है, मितव्ययता आ जाती है। मितव्ययता मतलब कि अगर आपको लगता है कि किसी महीने आपकी सैलरी से ज़्यादा खर्च हो गया, ठीक है, तो आपने क्या किया, अगले महीने में कोशिश की कि उसको एडजस्ट करने की, मतलब अगले महीने कोई समस्या ना आए। ओके, इस तरीके से एडजस्ट करना, ये मितव्ययता कहलाती है। या फिर आपको लगता है किसी महीने ज़्यादा अच्छी इनकम हो गई है, ओके, तो उसमें क्या है, ऐसा नहीं उसे उड़ा देना पूरा, नहीं, तो चलो उसको और एक्स्ट्रा आप अपनी बचत करके चल सकते हो। या फिर किसी महीने कोई विशेष आवश्यकता थी तो उसमें खर्च हो गया, तो अगले महीने कोशिश करना एडजस्ट करने की कि वो जो हमारी जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ है वो यहाँ पर हमारी बचत हो जाए, तो इसे हम कहते हैं मितव्ययता करना। ठीक है ना, तो अनावश्यक खर्चों पे क्या होता है, रोक लग जाती है। क्योंकि हम जब बजट बनाते हैं तो हमें पता चलता है, जब हम सब लिखते हैं बैठ के, तो कभी कभी ये लगता है कि अरे देखो हमने ये फिजूल खर्ची कर दी है ना, तो मतलब इसकी आवश्यकता नहीं थी, तो अगले महीने क्या होता है, हम उसको बजट में फिर शामिल नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके ओके, ठीक है, तो बात करते हैं बजट किसी भी परिवार तथा उसकी आर्थिक स्थिति का क्या होता है, दर्पण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि बजट क्या होता है, तो दर्पण होता है किसी भी परिवार का। ठीक है, एक मिरर होता है जिसमें उसकी क्या कंडीशन है उस परिवार की, सब दिखाई दे जाता है। बजट बनाने के बाद सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ होता है ना, जो भी पढ़ेगा उसे समझ में आ जाएगा कि ये गरीब है, ये अमीर है, इसकी रोजी रोटी किस तरीके से चल रही है। ठीक है ना, ये फिजूल खर्ची इंसान है। ओके,
तो हर चीज़ पता चल जाएगी, क्योंकि उसका जब लिखा हुआ आप पढ़ोगे तो उसमें सब चीज़ें पढ़ी के आपको पता चल जाएगी, क्योंकि उसमें ये भी लिखा होता है क्या खर्च किया और ये भी लिखा होता है कि कहाँ पर खर्च किया, मतलब किस चीज़ पर व्यय किया। ओके, तो इससे क्या होता है, एक दर्पण होता है, सब पता चल जाता है। पारिवारिक बजट की सहायता से परिवार अपने घरेलू खर्च में समसीमांत उपयोगिता के नियम को अपनाकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। अच्छा, मन में आएगा कि ये फैमिली इनकम में समसीमांत उपयोगिता का क्या मतलब है। समसीमांत उपयोगिता नियम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर भी वही चीज़ें बताई गई हैं कि समसीमांत उपयोगिता का जो नियम होता है उसका मतलब ये होता है कि कई बार हम लोग क्या होता है दिखावापन के लिए, ओके, शौक मौज के लिए कुछ खर्चे करते रहें, अगर हम उनको कंट्रोल कर लें तो हम काफ़ी बचत कर सकते हैं। जैसे कि बीड़ी सिगरेट पीना, बड़ी बड़ी मतलब ब्रांड की चीज़ें रखना, ओके, ब्रांडेड दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए चीज़ें रखना, तो ये चीज़ें क्या है, ये हमारे घर की फिजूल खर्ची होती है। ओके, अगर हम उसको ना भी करें, हम अपना सिर्फ घर ही बहुत अच्छे से चमका के सुंदर बना के रखें तो भी लोग अट्रैक्ट होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही दिखाओ कि हम इंडिया में रहते हैं, हम चाइना से ये पीस स्पेशली खरीद के लेके आए, ठीक है ना, ये अमेरिका से खरीद के लेके आए, तो ये क्या होती है, फिजूल खर्ची होती है। ओके, मतलब ये तो चलो मैंने अमेरिका और विदेश तो वो व्यक्ति जाएगा जो रईस होगा, लेकिन नॉर्मल लेवल पे भी होता है कि कुछ लोग फिजूल खर्ची में कभी ये गाड़ी खरीदी, कभी वो गाड़ी बेची, मतलब हर महीने उनका क्या होता है, वही मोटरसाइकिल बेच दी जाएगी, वही खरीद ली जाएगी, फिर ये बेची, फिर वो खरीदा। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में आपने ये चीज़ें देखी होंगी। इतनी कंडीशन नहीं है, ये नहीं कि एक अच्छी गाड़ी ले लो जो आपकी 2-4 साल कम से कम चले, 5-10 साल, नहीं, उन लोगों की आदत होती है, मतलब घर में भले खाने को नहीं है लेकिन एक तरीका होता है उनका कि हाँ कल ये खरीद ली, परसों उसको बेच दिया, फिर उसको खरीद लिया, ऐसे करके ये समय बर्बाद और पैसे को बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये फिजूल खर्ची होती है। ओके, इससे बेवजह के खर्चों, तो अगर इन्हीं फिजूल खर्ची को रोक दिया जाए तो समसीमांत उपयोगिता का नियम यही कहता है कि अगर ये बेवजह की चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए तो क्या है, हम अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जो ये पैसा बर्बाद हो रहा है वो हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं बजट की परिभाषा की, डेफिनेशंस ऑफ बजट की। वेबर के अनुसार बजट क्या है? इन्होंने कहा है जो पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय करने का तरीका है जिससे कि अधिकतम सदस्यों को सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। भाई बजट क्या है? हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे परिवार के जो भी सदस्य हैं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, और जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो सुख एवं कल्याण तो होगा ही होगा, मतलब इस चीज़ में वृद्धि तो होगी होगी, है ना। आगे बात करते हैं क्रैग एवं रश की क्या डेफिनेशन है। इन्होंने कहा है जो बजट है, भूत का मतलब क्या होता है, जो हमारा बीत गया। ठीक है, भूत के व्यय भविष्य के अनुमानित व्यय जो आने वाला है और वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा होता है। अब आपको 2-3 शब्दों का मतलब पता है तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। भूत मतलब जो बीत चुका है, भविष्य मतलब जो आने वाला है, और जो आपका वर्तमान क्या है, जो चल रहा है, मतलब आज आपका वर्तमान है, कल जो बीत गया वो भूत था, और कल जो होगा आपका वो भविष्य होगा, ऐसे समझ सकते हो। तो ये यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, जो बजट है भूत के व्यय भविष्य के अनुमानित व्यय। ठीक है, भविष्य में जो अनुमानित ही तो होते हैं, भाई हम सोच के ही तो चलते हैं कि हमें भविष्य में क्या क्या करना है। भले ही बेशक कल को हम मर जाए, लेकिन क्या होता है अभी प्लान तो करना ही है ना। तो भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय के मदों पर क्या होता है, जो भी निश्चित व्यय, मतलब जो भी हमने मदे क्या है, मतलब जो भी चीज़ें, जो भी खर्चे हम कर रहे हैं किसी भी चीज़, चाहे हम रोटी के ऊपर खर्च कर रहे हैं, चाहे हम कपड़े के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो हमारे क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ये भाई रोज करते हैं इन पर खर्च, बच्चों की शिक्षा पर करते हैं तो ये हम प्रतिदिन ही खर्च करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, इन सब चीज़ों का लेखा जोखा ही क्या होता है, बजट होता है। भाई जो भी हमने खर्च कर लिया है, जो भी हम खर्च करने वाले हैं, जो हम खर्च कर रहे हैं, इन सब का क्या है, लेखा जोखा है। ओके, पारिवारिक बजट का विवरण, डेफिनेशन ऑफ फैमिली बजट क्या होता है, विवरण की बात करते हैं। पारिवारिक बजट जो होते हैं के अध्ययन से जानकारी क्या क्या प्राप्त होती है, हम उसकी बात करते हैं, क्योंकि विवरण का मतलब जानकारी ही होता है। ओके, सबसे पहले क्या जानकारी होती है, परिवार की कुल आय की जानकारी हो जाती है। अब इसके अंदर आप पढ़ोगे तो बहुत सारी थ्योरी दी है, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता, सिर्फ ऐसे ही इन्हीं को पॉइंट को पूछा जाता है। अभी तक आप जितना भी पेपर दिए हुए हैं उनमें आप देखोगे तो यही पूछा गया है कि पारिवारिक बजट के अध्ययन से क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो ऑप्शन यही मिलते हैं आपको, परिवार की कुल आय की जानकारी, मतलब हेडिंग ही पूछी जाती है। परिवार के सदस्यों की संख्या, लिंग एवं आय की जानकारी होती है। व्यय की विभिन्न मदों की जानकारी हो जाती है। ओके, बजट की अवधि की जानकारी हो जाती है। प्रति इकाई मूल्य तथा कुल मूल्य की जानकारी हो जाती है। बचत या घाटा की जानकारी हो जाती है। जैसे कि पहला जो लाइन है उसमें हम उसकी बात करते हैं, बजट की कुल आय की जानकारी का क्या मतलब हुआ यहाँ पर। भाई
कई बार ऐसा होता है हमारी फैमिली में इनकम के कई सोर्स होते हैं, अब वो चाहे थोड़ी थोड़ी इनकम के हों चाहे ज़्यादा इनकम के हों। ओके, हो सकता है हस्बैंड कमा रहे हैं लेकिन घर पे महिला भी होती है, सिलाई कढ़ाई बुनाई से कमा लेती है, अचार पापड़ से कमा लेती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये परिवार की कुल अगर महिला बजट बनाएगी तो वो अपना भी जोड़ेगी कि हमने क्या क्या कमाया, कितना कमाया, और सॉरी जो पति है उसका भी वो ज़रूर देखेगी, है ना। और हो सकता है बच्चे भी ट्यूशन वगैरह पढ़ाने, मतलब होता है ना बड़े बच्चे हो जाते हैं तो ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने लगते हैं, है ना, तो उनको भी ऐड करेगी। तो यहाँ पर परिवार की कुल आय की जानकारी हो जाती है। ओके, बजट बनाने से दूसरा क्या होता है, परिवार के सदस्यों की संख्या, लिंग एवं आय की जानकारी होती है। क्यों ऐसा, अभी मतलब सोचने वाली बात है, हमारे मन में एक सवाल आएगा कि ये तो हमें वैसे ही पता होता है कि हमारे घर में कितने लोग हैं, हमारे घर में कितने लड़की हैं कितने लड़के हैं। मतलब यहाँ पर ये है बात समझने वाली, क्योंकि जब हम इनके लिए खर्चे का ध्यान रखते हैं ना कि भाई किसके ऊपर क्या खर्च करना है, ठीक है ना, हर किसी की सेटिस्फेक्शन हो सके, हर किसी को संतुष्टि प्राप्त हो सके, इसलिए हम बजट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं हमारे यहाँ लड़के कितने हैं, लड़की कितनी है, हम लोग कितने हैं, ओके, मतलब बड़े लोग कितने हैं, तो सबकी जानकारी यहाँ पर परिवार के सदस्यों की रखी जाती है और तभी जाकर बजट बनाया जाता है। क्योंकि उनको भी सब, मतलब किसी की भी आवश्यकता की कमी नहीं होनी चाहिए, सभी की आवश्यकताएं पूर्ति होनी चाहिए। इस वजह से हमें इन लोगों पर ध्यान देना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि एक बच्चे को तो आप रोज़ खिलौने ले आते हो कुछ भी, लेकिन दूसरा बच्चा वहीं पर रोता रहता है। तो यहाँ पर सबको सेटिस्फाइड करना है। ओके, मतलब एक व्यक्ति के मन की रोज़ सब्जी बन रही है, दूसरे व्यक्ति के मन का आप ध्यान नहीं रख रहे हो, तो ऐसा नहीं। बजट का मतलब होता है कि सबकी खुशियों का ध्यान रखना होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, व्यय की विभिन्न मदों की जानकारी। इन दिनों में गर्म पानी पीने से क्या है, मुंह बहुत सूख रहा है। मैं गुनगुना पानी पीती हूँ, मेरा गला खराब हो जाता है बहुत जल्दी, तो मेरा मुंह इतना सूखता है कि मेरे शब्द चिपकने लगे हैं। ज़्यादातर मैं पढ़ाती हूँ तो इस समय आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होगे, ठीक है। व्यय की विभिन्न मदों की जानकारी। मद क्या होते हैं, मद सब जानते हो। मद मतलब हम किस चीज़ पर पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब रोटी पर कर रहे हैं, मकान के पर कर रहे हैं, प्रकाश ईंधन पर कर रहे हैं, ठीक है, प्रकाश ईंधन पर कर रहे हैं, ये क्या, ये मदें कहलाती हैं। ओके, और किस पर कर रहे हैं, मनोरंजन पर कर रहे हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों पर तो करते हैं खर्च, तो ये क्या होती है, ये मदें कहलाती हैं आपकी। ओके, तो हमें ये पता चल जाता है कि भाई हमारे घर में किस किस चीज़ के ऊपर खर्चे होते हैं। आगे बात करते हैं बजट की अवधि की जानकारी, कि जो बजट जब हम बनाते हैं अपना बजट, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा बजट जो, मतलब हमने मासिक बनाया, साप्ताहिक बनाया, ठीक है, तो ज़्यादातर सबसे अच्छा बजट तो मासिक ही माना जाता है, एक महीने का बना या वार्षिक बनाया तो हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात करते हैं प्रति इकाई मूल्य की जानकारी हो जाती है और कुल मूल्य की जानकारी, मतलब कोई भी चीज़ है, आपने मान लो एक वस्तु खरीदी उसकी भी जानकारी हो जाती है और कुल आपने कितना खर्च किया उसकी भी जानकारी हो जाती है, ठीक है। मान लो आपने बच्चे के लिए किताब खरीदी उसकी भी जानकारी हो जाएगी, और आपने अगर किताब के साथ साथ उसकी यूनिफॉर्म, उसका पूरा कॉपी, बैग सब खरीदा तो टोटल जानकारी भी, यहाँ पर कुल जानकारी भी निकल के आ जाएगी। मतलब सभी कुछ जुड़ जाता है ना लास्ट में आके। बचत या घाटा की जानकारी, भाई क्या बचाया आपने और क्या आपका, मतलब ऐसा भी हो सकता है किसी महीने कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हो गए तो कुछ भी ना बचे तो घाटा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी हमें हो जाती है। ओके, तो अगर आप इसको किताब में पढ़ोगे तो इतना सारा लिखा हुआ है, लेकिन है सब यही, कुछ नहीं एक्स्ट्रा है। आगे बात करते हैं बजट के सिद्धांत क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बजट। ओके, तो बात करते हैं बजट के सिद्धांतों की। सबसे पहले राजमल पी देवदास ने जो है बजट के मुख्य सिद्धांत बताए। तो बजट के सिद्धांत किसने दिए हैं, वो दिए हैं राजमल पी देवदास ने। नॉर्मली यही पूछा जाएगा अगर प्रश्न बना, बकाया एक और है उनकी भी बात कर लेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले पारिवारिक आय, मतलब फैमिली इनकम को देखना कितनी है। फिर उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, परिवार के निर्धारित लक्ष्य, मतलब हमारी फैमिली के जितने भी सदस्य हैं उनके क्या लक्ष्य हैं, वो क्या चाहते हैं, उन लक्ष्यों के बारे में आपको पता होगा तभी तो आप उनकी ख्वाहिश पूरी कर पाओगे, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने बोली, परिवार की वर्तमान आवश्यकताएं, मतलब जो अभी प्रेजेंट में उनकी नीड है वो क्या है। ओके, तो यहाँ पर परिवार की वर्तमान आवश्यकताएं क्या हैं उसको जानो, मतलब सबसे पहले तो आज की पूरी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, आज मान लो पानी की कमी हो रही है तो ये नहीं है कि पानी बर्बाद करना, लेकिन ये भी नहीं कि आप पानी पीना ही छोड़ दो कि पानी नहीं है। तो पहले क्या है, आप हमें वर्तमान में इतना तो करना है कि कम से कम हम सर्वाइव तो कर सके। ये तो सोच के नहीं छोड़ सकते पानी की भाई आगे ख़त्म होने वाला है तो हम पियेंगे ही नहीं, है ना। तो वर्तमान की जो परिवार की वर्तमान आवश्यकता है सबसे पहले उस पर ध्यान देना। ऐसा ना हो बचाने के चक्कर में आज हमने खाना ही ना खाया हो, तो ये भी नहीं करना है। परिवार के भविष्य की आवश्यकता, जो परिवार की भविष्य की आवश्यकता क्या है इस विषय में, तो ये 4 पॉइंट दिए हैं राजमल पी देवदास ने, जिन्हें हम कहते हैं बजट के सिद्धांत। ओके, तो बजट के मुख्य सिद्धांत किसने दिए हैं, देवदास ने दिए हैं। 4 हैं मुख्यतः। परिवार की आय क्या है,
परिवार के निर्धारित लक्ष्य क्या हैं, वर्तमान में उनकी आवश्यकता क्या है और भविष्य की आवश्यकताएं क्या हैं। तो इन सबको जब आप देख लोगे तो वर्तमान में कौन सी आवश्यकताएं आप पहले उन्हें पूर्ति करोगे, ठीक है, फिर भविष्य में, है ना, फिर भविष्य की ओर जाओगे, क्योंकि भविष्य की आवश्यकताएं भी जरूरी होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि हमें मतलब आज बच गए तो कल भी तो खाने को चाहिए, तो भविष्य की आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। ओके, एंजिला क्रीज ने भी दिए हैं कुछ सिद्धांत, इनको देख लेते हैं। बस इनके पॉइंट ही दिए हुए हैं बुक में और अंदर कुछ दिया नहीं है। इन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले बोला है कि सर्वाधिक जो जरूरी वस्तुओं पर खर्च सबसे पहले किया जाना चाहिए। तो वही बजट बताता है कि सबसे पहले सबसे जरूरी चीज़ क्या है उसको देखो। ओके, दूसरा पॉइंट कहा क्या है, आय से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए। तो बजट हमें यही सिखाता है कि भाई आय से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम कर्जदार हो जाएंगे। नियमित रूप से एक निश्चित मात्रा में धन बचाना चाहिए। जब भी आप बजट बनाओ तो उसमें एक बचत का प्रावधान, देखो एंजिल का जो नियम है, एंजिल महोदय का नियम है, उसकी आलोचना क्यों की गई है। सबसे पहली तो बात यही थी कि कम से कम उन्होंने जब बजट बनाया था तो उसमें बचत का प्रावधान तो रखना ही चाहिए था, जो इन्होंने नहीं रखा। ओके, तो सबसे बड़ी कमी है, और भी कमियां, लेकिन ये सबसे बड़ी कमी थी इनकी बजट की, ठीक है। तो इसीलिए धन बचाने का प्रावधान जरूर होना चाहिए। कम खर्च हो इस बात पर सावधानीपूर्वक नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल, आवश्यकताएं पूरी हो जाए, हमारी जो इनकम है उसी में हमारी कुछ 10% की कम से कम बचत भी हो जाए। ओके, और मतलब एक्स्ट्रा खर्च भी ना हो, मतलब फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, ये इनका कहना था। अपने धन को उपयोगी बनाने की कोशिश करना चाहिए। उपयोगी बनाने का मतलब होता है जैसे कि हम लोग कहीं मतलब ऐसी जगह लगाना जहाँ पर हमें एक्स्ट्रा इनकम हो सके, जैसे कि हमने मार्केट में लगा दिया, शेयर मार्केट वगैरह, या फिर हम बैंक में जमा कर सकते हैं। ओके, जो हमारा धन और उपयोगी हो जाए, मतलब कुछ ऐसा करना जिससे हमारे, जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है गोल्ड वगैरह खरीद लेते हैं, तो उससे क्या, वो भी हमारी सेविंग ही एक तरीके की बुरे वक्त में या वैसे काम आती है। ओके, पारिवारिक बजट का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली बजट। देखो, पारिवारिक बजट को देखकर परिवार की सफलता, विपन्नता, सुखी दुखी, बचत, ऋण आदि का पता चलता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, पारिवारिक बजट को देखकर क्या होता है, हमें परिवार की पूरी कंडीशन पता चल जाती है। तो हमें क्या इंपॉर्टेंस है उसको हमें देखना है। तो पारिवारिक बजट क्या होता है, ना तो केवल गृहिणी या ना ही गृह स्वामी के लिए महत्वपूर्ण एवं लाभदायक होता है, बल्कि अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राजनीतिक एवं सरकार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होता है। कैसे होता है भाई, अब मन में आएगा ना, और ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न बना हुआ है, ये नेट से लेकर हर एग्जाम में पूछा गया है कि जो बजट बनाना है किस किस के लिए लाभदायक है। तो हम बेशक परिवार का बजट बनाते हैं, लेकिन ये हमारे देश के अर्थशास्त्री जो हैं, जो आप जानते हो ना, इस समय कौन है, निर्मला सीतारमण, जो कौन है, हमारी वित्त मंत्री हैं। तो जो वो बजट बनाती है ना, वो क्या अपना कोई उनके घर के अंदर से वो बजट लाती है, नहीं, वो अपने देश की ही कंडीशन उनके पास पहुंचती है, उसी का बजट बनाती है, ठीक है ना। तो समाज सुधारक जो हो गए, तो उन्हें भी पता चल, उनके लिए भी आवश्यकता, मतलब उनके लिए भी लाभदायक है, और जो हमारे राजनीतिक एवं सरकार के लोग हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अब कैसे है उसकी बात करेंगे। देखो, परिवार के लिए तो आवश्यक है ही बजट। परिवार को क्यों आवश्यक है, अभी तक हम वही पढ़ रहे थे भाई, आय व्यय का पता चल जाता है, कितनी हमारी इनकम है, हमने कितना कमाया, कितना खर्च किया, हमारे घर में किस चीज़ के मतलब किस पर ज़्यादा हमें व्यय करना होता है, ठीक है, क्या हमने फिजूल खर्ची कर दी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, परिवार के लिए लाभदायक हो जाता है बजट बनाने से, कि हमने क्या फिजूल खर्ची की, अगले बजट में हम उसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर हमारा मतलब हमें बहुत सारी जानकारी बजट बनाने से हो जाती है। अब समाजशास्त्रियों के लिए क्या लाभ होता है उसकी हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, परिवार पे भी बात तो बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ आ जाएगी जो अभी तक हम बता रहे थे भाई, हर परिवार की क्या होती है, सीमित आवश्यकताएं, आवश्यकताएं सीमित होती हैं, आय सीमित होती है, उसी में सभी के लक्ष्यों की पूर्ति हो सके, सभी की आवश्यकताएं पूर्ति हो सके, सभी को सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो यही सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ोगे। तो परिवार के लिए पर हम इतना विशेष मतलब नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें आएंगी। बात आती है कि समाजशास्त्री क्या करता है, समाजशास्त्रियों के लिए कैसे लाभ हो सकता है। तो जब आप जानते हो हमारे लोगों के आजकल क्या है, परिवार टूट रहे हैं, परिवार विघटित हो रहे हैं, तो समाजशास्त्रियों को ये पता चल जाता है कि परिवार के विघटन का कारण क्या है, ठीक है। तो समाजशास्त्रियों को ये पता चलता है इससे कि कहीं परिवार टूटने का कारण कोई आर्थिक स्थिति तो नहीं है उनकी। जब वो मतलब मान लो कोई किसी के घर का केस बिगड़ा, बात समाज में जाती है, समाज के लोग आते हैं, पंचायत के लिए बैठते हैं, होता है ना, आपने ये चीज़ें देखी होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं कि भाई घर का जो मेन व्यक्ति है वो कमाता नहीं है,
ठीक है, कमाता नहीं है, बहुत सारी समस्याएं, तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो उनका भी रीज़न मतलब समाजशास्त्रियों को ये पता चलता है, अच्छा आर्थिक स्थिति सही नहीं, इस वजह से मतभेद हो रहा है, तो वो समझाते हैं। ऐसे मैं अपने शब्दों में आपको समझा रही हूँ, समझाते हैं, आदमी फिर कमाने की कोशिश करता है, ठीक है, मेहनत करता है, धीरे धीरे चीज़ें सही होने लगती हैं। तो मतलब आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं परिवार टूटने की, परिवार के विघटन का कारण होती है। तो ये सारी चीज़ें भी, तो ऐसे ही समाज क्या होता है, अब उससे क्या और भी 2-4 लोग देख के सीखेंगे, है ना, और 2-4 लोग देख के सीखेंगे कि हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं समाजशास्त्रियों के लिए लाभ हो जाता है। अब अर्थशास्त्रियों के लिए बात आती है कि इनके लिए क्या मतलब लाभ है। तो ये आर्थिक स्थिति में हम बात कर सकते हैं, देखो लोगों के रहन सहन के स्तर का पता चलता है, ओके, लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है उसका पता चलता है, लोगों के पास बचत सेविंग्स क्या मतलब करने की कंडीशन है या नहीं है, उनके ऊपर कितना लोन चल रहा है, ये सारी जानकारी किसको होती है, अर्थशास्त्रियों के माध्यम से होती है। अब बात आती है जब अर्थशास्त्री ये पता लगा लेते हैं, अब ये अर्थशास्त्री कौन होते हैं, ये सारे कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन से मिले जुले अर्थशास्त्री होते हैं ना, सब संसद में बैठने वाले लोग होते हैं। अब ये बात पहुंचती है कहाँ तक, जो हमारे नेता लोग होते हैं, राजनीतिकों तक पहुंचती है बात। अब बोलो क्या, अर्थशास्त्री बताते हैं अरे भाई हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है, लोग बहुत अकाउंट जोड़ रहे हैं, मतलब अकाउंट में खूब पैसा भरा हुआ है, तो राजनेता क्या करते हैं, ये कर लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कर लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं पर अगर ये अर्थशास्त्री ये बताते हैं जाके, अरे मतलब नेताओं को मान लो समझने के लिए, वित्त मंत्री ने क्या कहा, जो सीतारमण जी हैं, उन्होंने क्या कहा, मतलब बैठ के मान लो उदाहरण के लिए हमने कह दिया मोदी जी, ठीक है, मोदी जी से उन्होंने क्या कहा, वो कौन है, राजनेता है, कि अरे भाई हमारे देश की हालत तो बहुत ख़राब है, लोगों के खाने के लिए नहीं है, लोग गरीबी से मर रहे हैं, तो क्या है यहाँ पर अब कर थोड़ी ना लगाया जाएगा, अब कुछ योजनाएं चलाई जाएंगी कि जैसे कि गरीबों का पेट भर सके, ठीक है, उन्हें फ्री में खाने को दिया जाएगा, उन्हें अनाज वगैरह देना, उनके लिए मतलब अनाज की सहायता, वित्तीय सहायता देना, या फिर उनके लिए रोजगार के अवसर देना। जैसे आपने बहुत सारे जैसे मनरेगा है, ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं ऐसे ही तो चीज़ें चलती रहती हैं कि हमारे देश की कंडीशन पता चलती है नेताओं को, तो नेता उसी तरीके की योजनाएं लेकर आते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है भाई समाज सुधारकों के लिए क्या लाभ है, ओके, अर्थशास्त्री क्या करेगा भाई, यहाँ पर बताए मतलब बताने का काम कर रहा है नेताओं के लिए, एक तरीके से ऐसे सोचो, अर्थशास्त्री को पता चलेगा तो ये नेताओं को बताएगा जाके, नेता क्या करेंगे, नेताओं को जब पता चलेगा तो अगर उन्हें लगेगा हमारे देश की कंडीशन बहुत अच्छी है, सबके पास खूब पैसा, तो वो कर लगाएगा, टैक्स सिस्टम लागू कर देगा। और अगर जब उसे पता चलेगा नहीं हमारे देश में तो खाने को तक नहीं है, इतने लोग तो गरीब हैं, ठीक है, तो ये क्या है, कुछ योजनाएं लेकर आएगा राजनेता, ठीक है। तो ये सारी आपके फैमिली के बजट से ही जाते हो, आप जानते हो इतनी सारी जनगणना होती है, सब होती, तो इनमें सब चीज़ें नोट होकर जाती हैं कि हमारे घर में कितने लोग हैं, कितने लोग कमा रहे हैं, तो यहीं से सारे आंकड़े निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो समाज सुधारकों के लिए क्या लाभ है, अब हम उनकी बात भी कर लेते हैं। तो समाज सुधारक जो होते हैं, जैसे कि समाज सुधारकों को पता चलता है कि हमारे देश में कोई ऐसा इंटरेस्ट तो रुचि तो नहीं लोगों की पैदा हो रही जो हमारे समाज को हमारे बिगाड़ने का, जैसे कि मान लो अगर समाज सुधारकों को दिखा कि किसी क्षेत्र में शराब बहुत पी जाती है, ठीक है, बीड़ी सिगरेट का बहुत, तंबाकू का क्रेज बढ़ रहा है, कहीं पर अफीम का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या समाज सुधारक था, उनके प्रति क्या करते हैं ये लोग, आंदोलन चलाते हैं, ठीक है, आंदोलन चलाते हैं। तो इनको भी अब भाई ये सारी कंडीशन आ क्यों रही है भाई, ज़्यादातर अशिक्षा कारण हो सकती है, ये सारी कारण होती, तो ये सारी चीज़ें भी बजट से जुड़ी हुई होती हैं। वह अशिक्षित लोग क्यों हैं, कहीं ना कहीं बजट की कमी है, लोगों के पास पैसे नहीं है, माँ बाप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी स्थिति भी पता चल जाती है, ओके। तो बजट का कोई एक लाभ नहीं है, हजारों लाभ है, खाली परिवार के लिए लाभ नहीं है, पूरे देश के लिए लाभ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे समाज सुधारक, जब उन्हें पता चलेगा कि हमारे देश जो है गलत, देश के जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है वो गलत दिशा में जा रहे हैं, उनकी जो इंटरेस्ट है वो गलत दिशा में जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उसी पर कुछ ना कुछ ऐसा अभियान चलाएंगे, चाहे नेताओं पर जोर डालेंगे जाके, आप जानते हो बहुत सारे अभियान आते हैं, ओके। तो ये किस लिए होते हैं भाई, सुधारने के लिए होते हैं समाज के लिए, ठीक है। शासन एवं सरकार के लिए लाभ, तो शासन एवं सरकार के लिए जो अभी हमने यहाँ पर बात की वही सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी कि शासन और सरकार को ये पता चल जाता है कि हमारे देश की कंडीशन, आर्थिक स्थिति क्या है, श्रमिक वर्ग ज़्यादा है, मतलब मजदूर वर्ग ज़्यादा है, कौन सा वर्ग ज़्यादा है, किसकी स्थिति दयनीय है, ओके, तो उन्हीं के लिए उस तरीके की योजना चलाई जाती है। मतलब श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए उस तरीके का काम चाहिए होगा, ठीक है, जिससे उनकी कंडीशन अच्छी हो सके। तो आप जानते हो बहुत सारे प्रचार कार्य वगैरह चलाए जाते हैं, वो किन लोगों के लिए, मजदूर वर्ग वगैरह के लिए चलाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपके सामुदायिक कार्यक्रम वगैरह चलते हैं, तो ये शासन एवं सरकार ही तो चलाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगी, मैंने अपने शब्दों में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है, और थ्योरी में भी वही सब चीज़ें हैं, बस थ्योरी की जो किताब की भाषा है वो थोड़ी अलग होती है और हमारे शब्द थोड़े
नॉर्मल हो जाते हैं बिल्कुल, है ना, जो आपको समझ में आ जाए। बजट के लाभ क्या होते हैं? एडवांटेज ऑफ बजट, भाई वही सारी चीज़ें आ जाएंगी फिर बजट के लाभ में। जैसे क्या? अनावश्यक खर्च को हटाने में सहायक। अगर हम बजट बनाते हैं, हमें लगता है कि इसी महीने हमने गलत खर्च किया, फालतू का खर्च कर दिया, ठीक है, तो हम अगली बार उसे हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आय की सीमा में रहने में सहायक। जो हमारा बजट होता है हमें क्या सिखाता? जो हमारी आय है, कहते हैं ना, उतने पैर पसारिए जितनी लांबी खाट, या फिर कभी कभी चादर बोलते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि उतना ही हमें खर्च करना है जितनी हमारी सैलरी है, ठीक है। तो आय की सीमा में रहने में सहायक। भाई हमने यहाँ पर क्या सीखा कि अनावश्यक खर्च हटा देंगे। अनावश्यक खर्च हटा देंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो हमारी सैलरी है हमें आदत हो जाएगी, हम उसी में रहना सीख जाएंगे, क्योंकि बजट ऑलरेडी बना रखा है हमने कि हमें कितना व्यय करना है उसमें से, ठीक है। तो हमारी आय की सीमा में हमें रहने की आदत हो जाएगी। दूसरी अगर हम बात करते हैं, परिवार के सदस्यों में मितव्ययिता, संयम एवं दूरदर्शिता के गुणों के विकास हो जाते हैं। जैसे कि वही संयम कैसे आता है? मान लो हमने क्या करा, एक हमारे बच्चा क्या है, खिलौने की जिद करता है। अब हमने उसको समझा दिया कि बेटा इस बार हमारी क्या है, इनकम अच्छी नहीं है, मतलब इस बार हमारे पास पैसे नहीं, अगली बार हम थोड़ा, मतलब जब पैसे होंगे तो हम तो आपको ज़रूर दिलाएंगे। तो बच्चे में कहीं ना कहीं संयम की आदत पड़ जाती है कि ठीक है, मम्मी ने कहा तो अगली बार दिला देंगे, पापा ने कहा तो अगली बार दिला देंगे, ठीक है। तो इस संयम की आदत हो जाती है, हम लोगों की भी आदत हो जाती है जैसे जैसे हम लोग ढाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर बजट बनाने की ये बात नहीं हो रही कि एक महीने बनाया और आपको सब कुछ तभी आ जाएगा। जब आप हर महीने बजट बनाते रहोगे तो आपकी एक आदत बन जाएगी, ठीक है। मितव्ययी होने का वही मतलब है कि आय की सीमा में रहना है, ओके। जो फालतू खर्च है उन्हें हटाना है, तो यही मितव्ययिता होती है आपकी, ठीक है। दूरदर्शिता, आगे तक की आप जब बजट बनाओगे तो आप आगे तक की सोचोगे, क्या क्या सोचोगे? बच्चों की शिक्षा की सोचोगे, उनकी शादी विवाह की सोचोगे, घर मकान बनाने के विषय में सोचोगे। तो ये हमारी क्या होती है? दूरदर्शिता होती है। भाई हम बचत क्यों करते हैं बजट में? इसीलिए करते हैं, हमारा जो आगे तक के, जो हमारे भविष्य में जो चीज़ें हमें करनी है वो भी, उसके लिए हम आज से ही अपने बजट में जगह जो देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बचत की आदत डाल देना, ठीक है। बचत की हमारी आदत पड़ जाती है। जब हम बजट बनाते हैं तो क्या होता है, एक फ़ायदा, हमारी आदत पड़ जाती है, तो ये भी बजट का लाभ है, ओके। बचत करने की आदत पड़ जाती है। ऋण के भार से मुक्ति रहना। और बचत की आदत ऐसे नहीं पड़ती, अगर पड़ जाती है ना एक बार, तो फिर हमारे अगर किसी वजह से फिजूल खर्ची एक महीने होगी तो दूसरी बार हम उतना बचा लेते हैं, मतलब डबल 2 महीने का बचाते हैं फिर सीधे। मान लो यहाँ पर 30 महीने में हमारा खर्चा होता 30,000 का, और किसी दिन किसी वजह से हो गया कितना, किसी वजह से हो गया आपका 31,000 का खर्चा, तो आप ये अगला जो महीना आएगा तो उसका तो अपना 1,000 बचाओगे ही बचाओगे, ठीक है। और प्लस इसमें जो आपने एक्स्ट्रा खर्च किया वो भी आप कोशिश करोगे हम यहीं पर यहाँ पर बचा लें। इतनी कर रही आदत पड़ जाती है, ठीक है ना। तो बचत की आदत पड़ जाती है। ऋण के भार से मुक्त रहना, क्योंकि हम बजट में अपने भविष्य में जो आकस्मिक समस्याएं आती हैं उनके लिए भी प्लान करके चलते हैं, क्योंकि बजट में क्या करते हैं, हम बचत का प्रावधान करते हैं। तो हमारे भविष्य में कोई भी आकस्मिक दुर्घटना भी होती है तो यहाँ पर हम क्या होते हैं, बचत जो होती है वो उसका प्रयोग कर लेते हैं, तो हमें किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ता। मान लो घर में कोई अचानक बीमार पड़ गया तो ये नहीं कि आपको अब कर्ज लेना है, क्योंकि आपने जब बजट बनाया था तो उसमें आय, व्यय और बचत तीनों को रखा था, ठीक है, कि कमाते कितना हो, खर्च कितना करते हो, बचाते कितना हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करने में मदद करना, ठीक है। भाई मितव्ययिता की बात ही यही होती है। मितव्ययिता का मतलब क्या है? विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करना और बचत करना, ये सारी चीज़ें होती। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। दीर्घकालीन लक्ष्य वही हो गया बच्चों की शादी, शिक्षा, या फिर आपको घर मकान बनवाना, ये आपके दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं। तो ये कब प्राप्त होते हैं? जब आप बचत करते चलते हो आज से, तभी आप कल मकान बनवा पाओगे, तभी कल अच्छे से बच्चों की शादी विवाह करवा पाओगे, ठीक है, शिक्षा दे पाओगे। धन व्यवस्थापन की शिक्षा प्रदान करना। भाई हमने जब ये चीज़ की, हमें फ़ायदा लगा तो हमने क्या करा, लोग दूसरों को शिक्षित करना प्रारंभ कर दिया, अपने भाई बहनों को सिखाया, अपने बच्चों को सिखाया। तो ये क्या होता है भाई, शिक्षा है, एक दूसरे से फैलती ही है ना, प्रचार प्रसार होता है। तो ये थे लाभ कुछ। अब हम बात कर लेते हैं पारिवारिक बजट के, जो हमारे एंजल्स ने जो दिया। अच्छा अभी तो हम पारिवारिक बजट के प्रकार पढ़ेंगे, तब उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो पारिवारिक बजट के प्रकार कितने हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के। मुख्यतः पूछे जाए तो 3 प्रकार है। कौन सा? एक तो संतुलित बजट, दूसरा कौन सा, बचत का बजट, और तीसरा है घाटे का बजट, ठीक है। तो ये 3 मुख्य हैं आपके, ओके। बकाया और भी हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो संतुलित बजट क्या है? जब हमारा बजट कैसा हो, जो हमारी आय है और जो व्यय है, मतलब जितना कमाया उतना खर्च किया, जो कमाया सारा खर्च, ठीक है, वो क्या है, संतुलित है। ना आपने यहाँ पर कर्ज लिया, ना आपने यहाँ पे बचत की, कुछ नहीं किया, इसी को कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? संतुलित बजट। ना कुछ बचाया, ठीक है, और ना किसी से कर्ज लिया। आपने 30,000 कमाए, ओके,
सब छू मंतर कर दिए, 30,000 उड़ा दिए, 30,000 खर्च कर दिए, 10% की भी क्या 1% की भी आपने बचत नहीं की। तो ये क्या होता है, संतुलित होता है। संतुलित इसलिए कि चलो लिया कर्ज भी नहीं, भले ही हमने बचाया नहीं तो लिया कर्ज भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न कभी कभी इस तरीके से बन जाता है कि मतलब जो संतुलित बजट क्या होता है, मानित आय प्लस प्रस्तावित आय बराबर संतुलित बजट, ठीक है। जो कमाया सब उड़ाया, ठीक है। अब बात करते हैं बचत का बजट। सबसे बढ़िया बचत जो बजट होता है यही माना जाता है, ठीक है ना। ये जो होता है आपका सबसे बढ़िया बजट माना जाता है। इस ऐसे बजट को कहते हैं जहाँ पर आपका बचत भी होती है, जो कमाया, ओके, जो कमाया उसका कुछ भाग खर्च किया और कुछ भाग बचाया, उसे हम कहते हैं बचत का बजट। मतलब बचत क्या है, बचाया, ठीक है। तो ऐसे बजट में प्रस्तावित व्यय अनुमानित आय से कम रहता है। मतलब जो बजट जो आपकी आय होती है वो क्या होती है, ऐसे कह सकते हो ज़्यादा होती है, और जो व्यय होता है वो क्या कह सकते हो, ये कम होता है, ठीक है। तो आय ज़्यादा है व्यय कम है, मतलब कुछ तो बचेगा ना, बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो बचत का बजट होता है वो हमेशा प्रस्तावित व्यय जो होता है किससे, अनुमानित आय से कम होता है, ठीक है, ओके। तो हम उसको कहते हैं बचत का बजट। ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बजट जो है माना जाता है। घाटे का बजट, घाटे का क्या होगा भाई, जो कमाओगे वो तो खर्च करोगे ही, साथ ही साथ भैया तू भी दे दे वाली बात आ जाएगी, ठीक है। अपना तो खर्च किया, भैया का भी खर्च कर दिया, ओके। तो बहन का भी खर्च कर दिया, जिसका भी है, जो भाई है बहन है जो भी, उसका भी लेके खर्च कर लिया, तो उसे कहते हैं कर्ज लेना, ठीक है। कर्ज ले लिया, बेशक दो वापस नहीं, लेकिन नाम तो हो गया, मतलब उससे ले लिया, भाई अभी दे दे, अगले महीने की सैलरी आएगी तब दे दूंगा। अब आपने इस महीने उससे कर्ज, मतलब आपकी इस महीने की जो एक महीने की सैलरी थी वो आपने उड़ा दी, फिर आपने अपने भाई से कर्ज ले लिया, क्या करके, अगले महीने जब सैलरी आएगी तो हम आपको दे देंगे। अब कहीं ना कहीं जब अगले महीने भी उसकी जब 30,000 सैलरी होगी, अब 30,000 में फिर उसने इधर कर्ज ले रखा है, तो अब उसमें से मान लो अब उसने 10,000 मतलब चाहे 10,000 कर्ज लिया हो चाहे 2,000 लिया हो, तो अब वो वापस भी तो करेगा ना भाई को। अब अगर भाई को मान लो 30,000 में वापस कर रहा है, ठीक है, मान लो 2,000 कर्ज लिया, अब 2,000 उसने क्या किया, भाई को वापस कर दिया, अब सैलरी कितनी रहेगी, 28,000 रहेगी, 28,000 रहेगी। तो सोचो जिस बंदे का खर्चा 30,000 में नहीं चला उसका 28,000 में चल जाएगा, मतलब वो इस बार भी कर्ज लेगा। अब इस बार भले भैया से ना ले तो बहन से ले ले जाके, ठीक है। अब इधर तो 2,000, क्योंकि 30,000 सैलरी थी तो 2,000 ले लिया उसने, काम कर लिया। लेकिन यहाँ पर तो अब 4,000 लेगा ना, क्योंकि उसको तो उतना ही खर्च करने की आदत है ना, क्योंकि 2,000 इधर भाई को दे दिया तो 28,000 ही सैलरी ले रहेगी। पिछली बार तो 30,000 था इसलिए 2,000 लेकर काम चल गया, लेकिन इस बार तो 28,000 भी ही है, तो मतलब उसका खर्चा तो 32,000 का है ना, फिजूल खर्ची आदमी है। तो क्या है, उसको अब 4,000 लेना पड़ेगा। अब अगली बार फिर वो 4,000 क्या करेगा, बहन को वापस करेगा, फिर वो अगले महीने क्या करेगा, 6,000 का कर्ज लेगा। क्यों, क्योंकि 4,000 दीदी को दे दिया और 2,000 तो वो वैसे ही एक्स्ट्रा खर्च करता है हर बार। तो ऐसे करके वो हमेशा कर्जदार हो चला जाएगा, ये घाटे का बजट कहलाएगा, ओके। तो इसीलिए बजट बनाना जरूरी है कि बंदे को आदत पड़े बचाने की, ठीक है। तो इसे हम घाटे का बजट की जिसको लत लग जाती है वो बर्बाद होकर ही छूटता है, क्योंकि हर महीने उसका खर्चा जो है बढ़ता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको आदत है फिजूल खर्ची की, है ना। तो घाटे का जो बजट होता है वो क्या होता है, प्रस्तावित व्यय जो होता है उसका प्रस्तावित आय से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसे हम घाटे का बजट कहते हैं। आय से ज़्यादा मतलब क्या होगा, यहाँ पर आय कम और जो व्यय है वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या करेगा, कर्ज लेगा, तो इसे कहते हैं घाटे का बजट, ओके। ये परिवार के लिए हमेशा क्या होता, हानिकारक होता। तो परिवार के लिए हानिकारक कहा जाएगा तो आप कहोगे घाटे का बजट। आदर्श बजट कहा जाएगा, आदर्श बजट एक शब्द बोला जाता है, आदर्श बजट, सॉरी ये वाला नहीं, बचत का बजट, ये आदर्श बजट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बजट के, इसके अलावा भी कई प्रकार हैं, उनकी जानकारी ले लेते हैं। देखो, एक होता है पूर्ण या आंशिक बजट, वो 3 मुख्य थे, ठीक है, वो 3 मुख्य थे अभी जो हमने पढ़ा है। अब ये कुछ और भी होते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो पूर्ण एवं आंशिक बजट क्या होता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसे कहते हैं कंप्लीट एंड पार्शियल बजट। तो पूर्ण बजट क्या होता है, जब परिवार छोटे से छोटे आए, मतलब कहीं जैसे कि क्या होता है यहाँ पर, ऐसे समझो, हम मार्केट गए, ठीक है, मार्केट गए, हमने क्या करा, जो भी सामान खरीदा उसको भी लिखा, किराया लगा वो भी लिखा, 10 ही रुपए के गोलगप्पे खाए थे वो भी लिख लिए, 5 रुपए वाले ऑटो वाले लिए वो भी लिख लिए। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, छोटे से छोटा लिख रहे हैं, मतलब कुछ भी, 1 रुपए की बच्चे को टॉफी दिलाई वो भी लिख ली हमने। तो क्या है, ये पूर्ण बजट है भैया, पूर्ण है, सब कुछ लिखा है हमने, कुछ भी ना छोड़ा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पूर्ण बजट। अब आंशिक बजट क्या है, मार्केट गए, ठीक है,
5 रुपये दिए ऑटो वाले को, अरे क्या है 5 रुपये का लिखना जरूरी है, ठीक है। मार्केट गए थे, कपड़े लिए, फल लिए, सब्जी ली, ये ली, वो ली, ये लिया, वो लिया, सब लिख लिया, लेकिन भाई 5 रुपये किसके नहीं लिखे, ऑटो के नहीं लिखे। अरे 5 रुपये का क्या करेंगे, ठीक है। ये क्या लिया, ये क्या था, 1 रुपये की टॉफ़ी बच्चे की दिलाई, अरे अब 1 ही रुपये तो था, इसको क्या करेंगे लिख के, ठीक है। तीसरा आपने क्या करा था, अभी गोलगप्पे खाए 10 रुपये के, गोलगप्पे खाए, तो अरे तो 10 ही रुपये के तो गोलगप्पे, इसे लिख कर क्या करना है ना, इससे कौन सी बचत हो जाएगी। तो ये क्या है, ये आंशिक बजट है, मतलब आपने बड़ी बड़ी चीज़ें लिख ली, छोटी छोटी छोड़ दी, तो ये आंशिक बजट है। पूर्ण बजट में आप छोटा भी ना छोड़ोगे, और जो आंशिक बजट है उसमें आप बड़ा बड़ा नहीं छोड़ोगे, मतलब छोटा छोड़ दोगे, ठीक है। तो इस बजट को समझ में आ गया। आंशिक मतलब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो आपने लिख ली बजट में, और पूर्ण बजट का मतलब है कि आप सब कुछ लिखोगे। सुई खरीदी, वो भी कितने की थी, 1 रुपये की थी, हमने वो भी लिख लिया, तो ये क्या है, पूर्ण बजट है, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ते हो, ठीक है। तो इसे हम बजट समझ में आ गया होगा। वास्तविक बजट किसे कहते हैं, जो होती है जो वास्तविक बजट होता है, एक्चुअल बजट आपका जो होता है, परिस्थितियों में भिन्नता के कारण बजट में परिवर्तन होना, ठीक है। परिस्थिति कोई ऐसी आ गई, ठीक है, जिस वजह से आपका बजट परिवर्तित हो गया, जैसे कि आपने क्या करा किसी महीने, क्या करा किसी महीने, जैसे कि उम्मीद नहीं थी कि कोई ज़्यादा गेस्ट मतलब नॉर्मल तो आते ही जाते रहते हैं, लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी कि कोई आपकी मामा की पूरी फैमिली आ जाएगी आपके घर, ठीक है, या आपकी बुआ जी पूरी फैमिली, मतलब क्या है, कल क्या थी, संक्रांति थी कल, तो संक्रांति में बुआ जी आई तो आई, पूरी फैमिली को लेके चली आई, ठीक है। तो अब आपने क्या करा यहाँ पर समझने के लिए, तो ये क्या है, यहाँ पर अचानक इतना सारा खर्च आ गया। अब भाई संक्रांति का त्यौहार है, आप जानते हो बुआ जी की फैमिली माननीय लोग हैं, आप बिना उन्हें कपड़े के, बिना आप पैसे के नहीं भेज सकते दक्षिणा के, ठीक है। तो अब आपका ये बजट तो हिलना है यहाँ पर, ओके। तो परिस्थितियों में भिन्नता के कारण बजट में परिवर्तन होना। बजट किसी भी दो परिवार का एक समान नहीं होता, या एक ही परिवार में कई बार उतार चढ़ाव आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बजट होता है किसी भी परिवार का समान नहीं होता। कहीं ऐसा थोड़ी ना हमारी बुआ जी आएंगी तो पड़ोस वाली बुआ जी की फैमिली, बुआ जी और उनकी फैमिली आई हो, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। तो यहाँ पर क्या होता है, परिस्थितियों के साथ जब कभी एकदम से कोई खर्चा आ जाए तो उसे हम वास्तविक बजट कहते हैं, और ये कभी भी दो परिवार का एक साथ नहीं होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ओके। ये कभी भी ऐसे करके कोई प्रश्न पूछा जाए कि जो कभी भी दो परिवारों का समान नहीं हो सकता, उसे हम वास्तविक बजट कहते हैं, ठीक है। परिस्थितियाँ आ जाती हैं, उसमें भिन्नता के कारण उत्पन्न बजट को क्या कहते हैं, वास्तविक बजट कहते हैं, ठीक है। औसत बजट क्या होता है, एवरेज बजट। औसत तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ये बजट क्या होता है, वर्ग विशेष। अच्छा हाँ, वर्ग विशेष की बात हो तो ध्यान रखिएगा, उसे हम औसत बजट कहते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, ये पूछा जा सकता है और शायद पूछा भी गया है। ये बजट वर्ग विशेष के लिए बनाया जाता है, जिसमें परिवारों की औसत आय एवं औसत व्यय को दर्शाया जाता है। इस प्रकार के बजट के से इस वर्ग के विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय की एक सामान्य प्रकृति का ज्ञान होता है। जैसे कि समझने के लिए वर्ग की बात हो रही, जैसे कि हिंदू, हम जानते हैं सभी में हिंदुओं में क्या होता है, दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, तो लगभग सभी क्या गुजिया बनती है, सभी क्या चिप्स पापड़ बनते हैं होली दिवाली, ठीक है। तो ये क्या है, लगभग सभी हिंदुओं में होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक वर्ग विशेष से संबंधित होता है। सभी का औसत बजट लगभग त्यौहार पर सेम ही रहता है, ठीक है। अमीर होगा तो अमीर एक जैसे खर्च करते हैं, गरीब होते हैं वो एक अपनी कंडीशन में रहकर खर्च करते हैं, लेकिन होता पूरे वर्ग का सेम ही है, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा, ज़्यादातर अमीर की कॉलोनी में अमीर ही रहते हैं, गरीब की बस्ती में गरीब ही लोग रहते हैं, तो उन लोगों के खर्चे भी लगभग मिलते जुलते होते हैं, तभी ये एक वर्ग विशेष से संबंधित होता है। ये एक औसत होता है जो कि सभी का, मुस्लिम में जो प्रोग्राम होते हैं ईद वगैरह, तो उनके लगभग उनके वर्ग के वो समान एक साथ ही होते हैं, तो उनका सबका भी इसी तरीके से रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वर्ग विशेष के लिए बनाया जाता है, और औसत आय एवं औसत व्यय को दर्शाया जाता है, ठीक है। एक और मोटा मोटा औसत ले लिया जाता है। हम बात करते हैं वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य बजट। वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य बजट, ऐसे बजट में किसी परिवार में एक निश्चित समय में क्रय की गई वस्तु और सेवाओं की मात्रा एवं उनके मूल्य का विवरण होता है। ये तो वही है, बजट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बजट में क्या करते हैं भाई, हम जो भी चीज़ खरीदते हैं उसको लिखते हैं, ठीक है। जो भी हमारी आय होती है वो लिखते हैं, और उनका मूल्य जो होता है उसका विवरण लिखते हैं, ठीक है। कितनी मात्रा खरीदी वो लिखते हैं कि भाई 1 किलो चीनी ली या 5 किलो चीनी ली, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसे ही फिजूल में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये तो सीधे बजट की ही बात इनने कर दी, पर ये पॉइंट लिखा हुआ है तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, ये भी एक बजट का प्रकार है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रमाणित या आदर्श बजट। ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ये अच्छा, ये पूछा भी जा सकता है। स्टैंडर्ड बजट,
यह बजट औसत परिवारों के लिए आदर्श व्यय की रूपरेखा बताता है। तो आपसे पूछा जाए एक तो आदर्श बजट किसे कहते हैं, तो वो हमारा कौन सा होता है, बचत का बजट, ठीक है। लेकिन आदर्श व्यय की रूपरेखा बताता है कौन सा, प्रमाणित या आदर्श बजट, ठीक है। अच्छा, प्रमाणित या आदर्श बजट कहते हैं किसे, जो बचत का बजट है उसी को कहते हैं। तो ये उसी से मिलता जुलता है। इनमें से जो बजट अच्छे होते हैं उन्हें आदर्श मान लिया जाता है और इन्हीं के आधार पर आगामी बजट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसा हमारी फैमिली के लिए हमने इतने सारे बजट के प्रकार पढ़े, उनमें से हमारी फैमिली के हिसाब से कौन सा बजट ज़्यादा अच्छा था, तो हम उसी को आदर्श मान के क्या करते हैं, बजट बना लेते हैं। उसी को हम प्रमाणित या आदर्श बजट कहते हैं। अब आपने इनमें से चाहे कोई भी प्रकार का बजट बनाया है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, भाई आपके लिए समझ में आया, वो आपको अच्छा लगा, तो वो आपके लिए वो आदर्श है, ठीक है। चाहे आपको ये वाला अच्छा लगा बचत का बजट, या फिर आपको ये वाला सबसे बढ़िया ये वाला, या तो पूर्ण बजट होता है, मतलब मेनली इंसान किसको चुनेगा, या तो पूर्ण बजट को चुनेगा। जैसे हम जैसे लोग होते हैं वो आंशिक बजट बनाते हैं कि हाँ छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं, मैं ज़्यादातर ये करती हूँ, ठीक है। बड़ी बड़ी चीज़ें लिख के हस्बैंड को दिखा देती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देती हूँ, ठीक है। फिर जब अपना नुकसान होता है, जब पतिदेव नहीं देते हैं, तो पता चलता है कि अरे ये तो गलती कर दी हमने। ओके, तो आंशिक बजट, पूर्ण बजट और बचत का बजट, ये 3 बजट है कि कोई भी परिवार बना सकता है, कोई भी परिवार, ये तीनों ही अच्छे बजट हैं, ठीक है। आंशिक भी खराब नहीं है, अरे छोटा छोटा हो गया छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं। तो इनमें से हमने कोई भी जो बजट एक्सेप्ट किया है तो वो हमारे लिए कौन सा हो जाएगा, सॉरी, वो हमारे लिए हो जाएगा ये वाला प्रमाणित या आदर्श बजट। हमें वही अच्छा लगा तो हमने पूर्ण बजट को चुन लिया, तो हमारे लिए वो आदर्श हो गया, ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, ऐसा बजट बनाते समय गृहिणी पिछले 3 से 4 माह तक की किए गए व्यय के आधार पर अनुमानित ढांचा तैयार करती है। हाँ, मतलब जब हम ये बजट बनाते हैं, हमने जैसे आदर्श माना है तो क्यों माना है, जब हमने उसमें 3-4 महीने काम कर लिया है, 3 से 4 महीने से हम उस तरीके का बजट बना रहे हैं और हमें ये लगा कि हाँ ये बजट ज़्यादा सही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसी पर काम करना शुरू कर दिया। जो आय के अंतर्गत रहता है, यदि वह अनुमानित आय से अधिक होती है तब वह अन्य विषयों में कटौती कर उनसे संतुलित बजट का रूप दे देती है, ठीक है। किसी वजह से आपका किसी महीने ज़्यादा खर्च हो गया तो आप अगले व्यय में क्या करते हो, कटौती करके उन्हें संतुलित कर लेते हो, ठीक है। तो यही मतलब ये हमारा क्या होता है, एक आदर्श बजट हम बना लेते हैं। बजट बनाना क्या होता है भाई, प्रिपेयरिंग बजट क्या होता है, थोड़ा सा बस देख लो। जब हम बजट बनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि परिवार की हमारी मासिक वार्षिक आय का हिसाब लगाना, कि भाई हमारी परिवार की मासिक आय क्या है, वार्षिक आय क्या है, तो ये हमें पता चल जाता है। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की सूची बनाना, ओके, हमने पूरे परिवार की हमारी आवश्यकताएं क्या थी उनकी सूची बना लिया, ठीक है। फिर हमने आय का विभाजन विभिन्न मदों में इस तरह किया जाना कि अनिवार्य, आरामदायक एवं विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद कुछ राशि भविष्य के लिए बची रहे, ठीक है। मतलब जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो जाए, आरामदायक भी पूरी हो जाए, विलासिता वाली भी पूरी हो जाए, अगर आपका अच्छा लगता है, आपके पास पैसा है तो। लेकिन आपने ये सारा काम, विलासिता वाली भी आपको तब करनी है जब हमारे मतलब आपकी भविष्य के लिए कुछ वैसा बचा रहे। देखो कुछ विलासी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हम लोगों को क्या होता है, पैसा लगाने की आदत होती है शेयर मार्केट में, या हमने क्या करा, प्लॉट वगैरह को खरीद के डाल दिए, तो ये हमारे कोई विलासी चीज़ें हमें नुकसान नहीं देती हैं। सोना चांदी पहनने का शौक है, हीरे वगैरह पहनने का शौक है, तो ये हमारे लिए कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है। ये तो हमारे फैमिली की कहीं ना कहीं इनकम बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको भी हम विलासिता में ही रखते हैं, ओके। तो ऐसी चीज़ों करने के बाद क्या करना है आपको, भविष्य के लिए भी चीज़ें बचानी जरूरी हैं, ओके। इसी को हम कहते हैं बजट बनाना, प्रिपेयरिंग बजट। क्या है, 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इन तीनों के ऊपर ही बजट बनता है। हमारी मासिक वार्षिक आय क्या है, इसका हिसाब लगाते हैं, फिर हमारे परिवार की आवश्यकता क्या है उसकी हम सूची बनाते हैं। और बजट हमेशा कैसा होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, ओके, लिखित होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, लचीला भी होना चाहिए, भाई कभी कुछ इमरजेंसी आ जाए तो उसमें कटौती भी कर सको, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, बजट बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं उनकी जानकारी ले लेते हैं। अभी भी क्लास रह गई है काफ़ी। सबसे पहले क्या करना, बजट की अवधि निर्धारण करना, कि आप मासिक बजट बनाना चाहते हो, वार्षिक या साप्ताहिक, ये अवधि निर्धारण करना। क्योंकि कुछ परिवारों में क्या होते हैं, बिजनेस वगैरह होते हैं, तो उनकी सैलरी क्या होती है, रोज़ की होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि महीने की ही है, तो वो अपने क्या होता है, साप्ताहिक बजट भी बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे ज़्यादातर लोगों की मंथली इनकम होती है, तो उन्हें वार्षिक मंथली बजट बनाना ज़्यादा सही रहता है। तो बजट की अवधि का निर्धारण करना है कि आपको किस समय का बजट बनाना है, महीने का बनाना है, ओके। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, आपको महीने का बनाना है या सप्ताह का बनाना है या साल का बनाना है, ओके। परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सूची बनाना तथा उनकी मात्रा निर्धारित करना। क्या मैंने सेम ही रिपीट कर दिया, नहीं, ये कुछ चीज़ें रिपीटेड हैं,
ठीक है। हालांकि मैंने बहुत चीज़ें कट मारी, इतना सारा रिपीटेड था, लेकिन मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा इसलिए क्योंकि ये क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं ना कि बजट बनाते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का योग करके बजट पर होने वाली पूर्ण राशि का अनुमान लगाना। ठीक है, जो भी हमने आय व्यय किया उसमें कितनी राशि गई उसका पूरा अनुमान लगा लिया। परिवार की आश्वस्त आय एवं संभावित आय, मतलब जो आश्वस्त आय होती है, मतलब जो आपको क्लियर है कि हाँ इतना तो आता ही आता है। बकाया कुछ आय संभावित होती हैं, जैसे कि मान लो आपके गार्डन में सब्जी उगा लिया आपने, कभी कभार उसे भी बेच देते हो, तो ये संभावित आय हो जाती है। ठीक है, अनुमानित एवं प्रस्तावित व्यय में संतुलन स्थापित करना। अनुमानित आय है आपकी, अनुमानित व्यय है, जो भी मतलब प्रस्तावित व्यय है कि हाँ क्लियर है कि हाँ ये तो खर्च ही होना है। ठीक है, तो इनमें दोनों में क्या है, ये संतुलन स्थापित करना है, मतलब जो पता है क्लियर कि इतना तो खर्च होना ही होना है, और एक अनुमानित है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इनमें क्या संतुलन स्थापित करना। ठीक है, बजट का निरीक्षण करना। अब मान लो यहाँ पर अनुमानित था, अब वो खर्चा नहीं हुआ, तो ये थोड़ी ना कि आप उसको बेवजह खर्च कर आओगे जाके, नहीं, तो उसको क्या आप सेव कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपके बजट से बाहर हो, आपका कतई खर्च करने का यहाँ पर मन नहीं है लेकिन मजबूरी है आपका खर्च करना। ठीक है, जैसे किसी की स्वास्थ्य की सेवा हो सकती है, दवाई वगैरह हो सकती है। ठीक है, या स्कूल से अचानक स्कूल वाले क्या करते हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, हमें लगता भी है कि ये फिजूल खर्ची स्कूल वाले अपनी तरफ से बेवजह की चीज़ें कराते हैं, पर हमें देना तो पड़ता है ना, पड़ता है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो। बजट का निरीक्षण करना, समय समय पर बजट पर नियंत्रण करना। ओके, अगर आप कुछ फिजूल कर रहे हो तो उसको कंट्रोल करना, समायोजन करना और व्यय का मूल्यांकन करना, जो भी आपने खर्च किया उसका मूल्यांकन करना, और कोई फिजूल खर्ची हुई है तो उसको समायोजित करना। लगभग चीज़ें रिपीटेड हैं। अब हम आ गए मेन पॉइंट, एंजिल का उपभोग नियम। ठीक है, एंजिल कहाँ के निवासी थे, जर्मन के निवासी थे। समय क्या था जब इन्होंने ये एंजिल्स का उपभोग का नियम किया, तब ये था 1857 की क्रांति, याद कर लो, 1857 का समय था। किस बात पर दिया था इन्होंने, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए जीवन स्तर के अनुकूल व्यय का प्रतिशत निर्धारित किया, जिससे एंजिल का सिद्धांत कहते हैं, मतलब जो पारिवारिक जीवन होता है उस पर उनके जीवन स्तर पर क्या क्या खर्च होता है। 3 वर्ग बताए थे इन्होंने, निम्न वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग और जो धनी वर्ग थे, 3 पर बनाया था। तो उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उस पर ही इन्होंने अपना व्यय का वो दिया था। ठीक है, नियम दिया था। आगे बात करते हैं, इन्होंने बताया कि भोजन पर व्यय किया जाने वाला प्रतिशत आय के साथ साथ घटता है। निम्न आय वर्गीय यदि भोजन पर 60% व्यय करते हैं तो उच्च आय वर्गीय 50%। मतलब इनका कहना था कि जो जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे उसके भोजन पर खर्च जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर निम्न आय वर्ग का जो निम्न आय जो कम कमाने वाला व्यक्ति वो 60% अपनी रोटी या भोजन पर खर्च कर रहा है, तो जो मतलब उच्च वर्ग का है, मतलब जो ज़्यादा कमा रहा है वो मात्र 50% ही खर्च करता है। ठीक है, ये इनका मानना था। मकान, वस्त्र, बिजली आदि पर व्यय का प्रतिशत इन्होंने क्या कहा, समान ही रहता है, इन पर कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब पहले के समय में ऐसा होता होगा पर अब तो नहीं होता। अब तो हम देखते हैं जिनके पास 4 पैसे आ जाते हैं वो मकान पहले चेंज करवाता है, तरह तरह की लाइट्स वगैरह लगवाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटीरियर पर खर्च करता है। आज के समय में तो मैं देखती हूँ इंटीरियर पर व्यक्ति ज़्यादा खर्च करता है। तो मतलब लेकिन जब एंजल ने ये लॉ दिया था तो शायद ये चीज़ें इतनी नहीं होंगी, तो उस समय ये बजट सही था, लेकिन आज के समय में तो सही नहीं है। विलासिता संबंधी आवश्यकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं पर व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है। हाँ, अगर आपकी आय बढ़ती है तो ये तो होता है, हम शिक्षा, बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं, स्वास्थ्य भी हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, मनोरंजन के लिए हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, सांस्कृतिक आवश्यकताओं में भी हम लोग रुचि लेते हैं, तो ये व्यय प्रतिशत जो होते हैं बढ़ जाते हैं। ये इनने लगभग सही बात बोली है। ठीक है, अब इनकी मदें क्या थी उनको हम जान लेते हैं। तो जो एंजल्स के नियम की जो मदें थी उनकी बात करते हैं। तो एंजल का जो व्यय का सिद्धांत था उसमें कितनी मदें थी, 5 थी। कौन कौन सी थी, भोजन थी, वस्त्र थी, आवास था, ईंधन व प्रकाश था और शिक्षा था। तो ये इनकी 5 मुख्य मदें थी। ठीक है, बीच में पीहू ने डिस्टर्ब कर दिया थोड़ा। ओके, तो हम लोग मदों की बात कर रहे थे एंजल्स की। 5 प्रश्न पूछा जाता कितनी मदें हैं, तो 5 मदें हैं। क्या क्या है, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, ईंधन व प्रकाश और शिक्षा व स्वास्थ्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निम्न आय वर्ग है एक, और मध्यम वर्ग है और धनी वर्ग है, 3 है, और परसेंटेज में व्यय दिया गया है इनका। तो इन्होंने क्या कहा है, जो भोजन पर खर्च है निम्न आय वर्ग का 60% कर रहा है, मध्यम का 55 कर रहा है, और जो धनी वर्ग का है वो क्या कर रहा है, 50% खर्च कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, भोजन पर खर्च कम होता जा रहा है, जैसे जैसे व्यक्ति रईस हो रहा है वो खाना खाना छोड़ रहा है, ऐसे समझ सकते हो। वस्त्र की बात करते हैं, वस्त्र पर जो निम्न वर्ग का है, मध्यम वर्ग का है और जो धनी वर्ग का, तीनों 18% ही खर्च कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है, आपको ऐसा लगता है? आज के समय में जो व्यक्ति क्या मतलब
कह सकते हैं जो कोई भी फंक्शन है, समझने के लिए कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन छोड़ देगा, लेकिन ये कहो कि वो ड्रेस रिपीट कर दे अपनी, नहीं करेगा। हर फंक्शन के लिए उसे नई ड्रेस चाहिए, ठीक है। तो क्या आपको ये लगता है 18% लेकिन यही तो अब क्या है, आज के समय के हिसाब से ये बजट है नहीं, अब नया आना चाहिए। लेकिन एंजल्स लॉ का ही बजट अभी तक चल रहा है, क्योंकि हमारे होम साइंस के हिसाब से, और ऐसा थोड़ी ना तब से बजट पर रिसर्च नहीं हुई, पर वो है ना कि सिलेबस अपडेट ही नहीं करा जा रहा है, पुराना सिलेबस चल रहा है, ठीक है। आवास पर खर्च है जो 12 आवास, आप जानते हो आज के समय में इंसान कितना इंटीरियर, आप देखते हो यूट्यूब के शॉर्ट्स वगैरह या कहीं भी आप सोशल मीडिया पर देखते होगे, लोगों के घर ऐसे दिखते हैं कि ऐसा लगता है सारा पैसा घर पर ही लगा रखा है, ठीक है। तो आवास पे 12% ही लोग खर्च कर रहे हैं, ठीक है। आज के समय में तो मकान खरीदना मुश्किल है शहरों में, और धनी और निम्न और मध्यम वर्ग तीनों 12% के ही मकान पे रह रहे हैं, वही है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो ईंधन व प्रकाश है इस पर 5% ही तीनों वर्ग खर्च कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर क्या हो रहा है, इस पे भी बढ़ रहा है। जैसे जितना खाने पर बढ़ा 5, ठीक है, 5% बढ़ा, इससे 5% ही तो बढ़ा, 55 से 60, 50, सॉरी यहाँ पर 50 हो गया, मतलब घटा, ओके। अच्छा हाँ, सॉरी, यहाँ पर क्या था, उल्टा है, ओके। भोजन पे क्या हो रहा था, घट रहा था, और इस पर बढ़ रहा है, ओके। तो इनका कहना था शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर क्या होता है, खर्च बढ़ता है। जो निम्न वर्ग का है वो 5% खर्च करता है, धनी जो मध्यम वर्ग है वो 10%, और जो धनी वर्ग है वो 15%। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भोजन पर था वो घट रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या था, घट रहा था, ठीक है। तो 60, 55, 50, 18, 18, 18 क्या है, वस्तु से संबंधित ऐसे भी प्रश्न बनने लगे, ध्यान रखिएगा। जैसे उसका पूछा गया था 8, 8 और 8 क्या है, तो 8 घंटे काम, 8 घंटे विश्राम, 8 घंटे नींद, तो इसका भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर 18, 18, 18 क्या है, तो ये वस्त्र है, ठीक है। ऐसे सारे याद कर लो। आगे हम बात करते हैं इन्हीं के विषय में। परंतु आज के बदलते प्रतिमान में एंजल के उपयोग का नियम पूर्णतः लागू नहीं होता। इसमें बचत का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें एक लाइन और लिखी थी, इसमें कंजूस लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। भाई कंजूस लोगों के लिए बजट कोई बना ही नहीं सकता, है ना। तो शहरों में आवास की समस्या दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही, लेकिन याद रखिएगा ये पॉइंट कभी कभी पूछा जा सकता है। भाई किताब में लिखा है तो आंसर तो मानोगे ही नहीं मानोगे। बड़े बड़े महानगरों में तो व्यक्ति को अपनी आय का 30 से 40% भाग आवास पर ही पे करना पड़ता है। बिल्कुल आज के समय में ये लॉ जो है बिल्कुल ही बेकार है। तीसरी बात करते हैं, प्रकाश, ईंधन एवं बिजली व्यवस्था भी आय बढ़ने के साथ बढ़ती है, क्योंकि आधुनिक समय के जो हम लोग शक्ति उपकरण, जो शक्ति बचत उपकरण, जो किचन में इतने सारे उपकरण, घर के कामों में इतने सारे उपकरण प्रयोग कर रहे हैं, कूलर, एयर कंडीशनर, ये सारी चीज़ें जो हम प्रयोग कर रहे हैं ये सब बिजली से ही चलती हैं, है ना। तो कैसे 5% से ही काम चल जाएगा। आगे हम बात करते हैं घरेलू हिसाब किताब को रखने के तरीके, ओके। तो ज़्यादा हम इसकी बुराई भी नहीं करेंगे, जितनी बुराई थी उतनी कर ली, क्योंकि ज़्यादा बुराई कर देंगे तब तो ये बिल्कुल फेल ही हो जाएगा। तो घरेलू हिसाब किताब रखने के तरीके कैसे हम रख सकते हैं अकाउंट्स को अपने, तो घरेलू हिसाब किताब हम 2 तरीके से रख सकते हैं, प्रतिदिन का हिसाब किताब लिखना, और दूसरा, ठीक है, रोकड़ बही लिखना, मेंटेनिंग कैश बुक, ओके। तो जो प्रतिदिन का हिसाब किताब है उसमें क्या करेंगे, इसमें प्रतिदिन के व्यय का हिसाब लिखना पड़ता है। इससे ये ज्ञात हो जाता है कि प्रतिदिन आपने विभिन्न मदों पर क्या व्यय किया, ठीक है, मतलब क्या खर्च किया। रोकड़ बही लिखना क्या होता है, इसमें एक किताब के रूप में ये बाजार में आपको मिलती है। इसमें एक ही पृष्ठ के 2 भाग होते हैं, मतलब एक पेज पर 2 भाग होते हैं। बाईं ओर को कहते हैं डेबिट साइड, नाम पक्ष, और दाईं ओर के भाग को हम क्या कहते हैं, जमा पक्ष, क्रेडिट का जो पक्ष होता है। तो डेबिट साइड, ओके, और क्रेडिट साइड, 2 तरीके की, मतलब क्या आय हुई और क्या आपने खर्च किया। समस्त व्यय को मई तिथि व दिनांक के लिखते हैं, मतलब जो भी आपने व्यय किया है, मई तिथि का मतलब बिल्कुल तिथि भी डालते हैं आप उसको, उसकी दिनांक मतलब जो डेट होती है वो भी डालते हैं, आपने कितना पैसा खर्च किया, ये सारा आप रोकड़ बही में लिखते हो, ठीक है। कैश बुक होती है ये, ओके। तो मतलब बिल्कुल मई तिथि का मतलब तिथि के साथ। इस प्रकार पूरे माह के खर्च का विवरण रहता है। यदि अंत में आय व्यय से अधिक रहता है तो उसे रोकड़ बही, कैश बुक बैलेंस कहते हैं। मान लो अंत में क्या हुआ, आप तो सब कुछ सही सही लिखते जा रहे थे, लेकिन आय से आपका व्यय अधिक हो गया, तो हम इसको कैश बुक बैलेंस कहते हैं। इसे अगले माह का हिसाब लिखते समय
आय पक्ष नाम पक्ष में जमा कर देते हैं। मतलब जब हम अगले महीने का हिसाब लिखते हैं, क्योंकि इधर हमने थोड़ा ज़्यादा खर्च कर लिया तो उसको हम उसमें जमा कर देते हैं नाम पक्ष में, और मतलब उसमें लिख देते हैं कि हमने ये ज़्यादा खर्च किया, तो हम अगले महीने उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ओके, अब घरेलू हिसाब किताब के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। ओके, अल्पकालीन हिसाब किताब और दीर्घकालीन हिसाब किताब। अब ये क्या होते हैं इनको भी जान लेते हैं। अभी हमने जो पढ़ा था ये क्या थे? घरेलू हिसाब किताब को रखने के 2 तरीके थे। 2 ही तरीके ये भी हैं, प्रतिदिन का हिसाब किताब लिखना और रोकड़ बही लिखना। और ये क्या है? हिसाब किताब के प्रकार हैं, 2 हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। ओके, अल्पकालीन हिसाब किताब क्या होता है? तो अल्पकालीन जो हिसाब किताब होता है इसमें क्या होता है? बाजार का खर्च का हिसाब हो जाता है। जो भी आप साग सब्जी जो भी कुछ ला रहे हो वो बाजार का खर्च लिखते हो, दूध का हिसाब लिखते हो, फल एवं सब्जी का हिसाब लिखते हो, धोबी का हिसाब लिखते हो, ईंधन का हिसाब लिखते हो। तो ये जो सारे आप रोज़ डेली खर्च करते हो उसे हम अल्पकालीन हिसाब कहते हैं। ठीक है, मतलब डेली जो हमारा ये दूध जो है हमारे यहाँ डेली ही आता है, फल एवं सब्जी हम रोज़ ही खाते हैं। ओके, धोबी के कपड़े भी लगभग देते ही हो, ईंधन का हिसाब भी हमें भाई गैस चूल्हा रोज़ ही जलाना है। ठीक है, बाजार भी हमें रोज़ ही जाना है, साग सब्जी घर का कुछ ना कुछ दूध पानी आता ही है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? आपके अल्पकालीन हिसाब किताब के अंतर्गत आते हैं। दूसरे होते हैं आपके दीर्घकालीन हिसाब किताब। दीर्घकालीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले संपत्ति का हिसाब आता है, जीवन बीमा। इनके सारे पॉइंट्स याद कर लो, यही प्रश्न में आ जाएंगे। चाहे 3 ये दे दिए जाएंगे, डी ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी, तो आपको याद होंगे तभी आप कर पाओगे। ओके, या फिर 3 तो आपके इसमें से दे दिए जाएंगे, 1 इसमें से डाल दिया जाएगा, या 3 इसमें से दे दिए जाएंगे, 1 इसमें डाल दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा अल्पकालीन हिसाब का प्रकार नहीं है, तो वो आपका संपत्ति का हिसाब ही अल्पकालीन नहीं है, लंबा होता है। ठीक है, संपत्ति का पूरा हमें डाटा लिख रखना पड़ता है, आगे भविष्य में हमें कुछ हो जाए तो हम अपने परिवार को सौंपते हैं। जीवन बीमा की पॉलिसी हमने क्या क्या बना रखी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये लंबे समय के लिए होती है। ऋण खाता डेब्ट जो अकाउंट होते हैं ये लंबे समय के होते हैं। संपत्ति बंधन हिसाब जो होता है, ठीक है, मोराटैग जो बोलते हैं, मोराटैग रिसीवेबल अकाउंट, ये भी लंबे समय का होता है। यहाँ पे MORA होगा। ठीक है, आगे होता है नकद रोकड़ का हिसाब। नकद रोकड़ का जो हिसाब होता है ये भी जो होता है आपके दीर्घकालीन में आता है, और आय का हिसाब जो होता है ये भी दीर्घकालीन हिसाब के अंतर्गत आता है। देखो हम इसको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहे, डिटेल में TGT PGT में क्या मतलब नहीं नॉर्मल पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा जाता है तो ये पॉइंट्स ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी 1 घंटे की ये क्लास हो चुकी है। आगे हमें आय क्या होती है, व्यय क्या होता है, ठीक है, हमारे जो भी इनकम से संबंधित चीज़ें हमें आगे वो भी सब पढ़ रही हैं कि पारिवारिक आय के प्रकार हो गए, राष्ट्रीय आय क्या होती है, ठीक है, मासिक आय क्या होती है, वेतन क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें आगे पढ़नी है। बहुत सारी चीज़ें अभी इसको पढ़ने में आपको 3 क्लासें या 2 क्लास तो आपको मुझे देनी ही पड़ेंगी, तब कंप्लीट होगा ये सब। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं कल, धन्यवाद।